हेलो जी। नमस्कार, नमस्ते। वेलकम टू टैट वाला टीचर। आप इस वीडियो पर थंबनेल देख के आए हैं या फिर जैसे भी पहुँचे हैं, लिंक के थ्रू पहुँचे हैं, जैसे भी आप आए हैं, आप इस वीडियो पर आ गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये 8 से 10 मिनट जो आप यहाँ स्पेंड करने वाले हैं आपको काफ़ी कुछ नॉलेज देने वाले हैं सी टेट के बारे में, सी डी पी के बारे में। और आपको पता है कि सी टेट तो ऐसा ही है कि अगर एक नंबर भी कम रह गया तो पास नहीं होगा, उसको फेल ही मानेंगे। इसलिए आज जो थ्योरी करने वाले हैं उसको प्लीज़ बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि वीडियो काफ़ी अच्छी है। अगर आप भी आपका इंटरेस्ट बना के रखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज की जो हमारी थ्योरी है उसे बोलते हैं कोहलबर्ग थ्योरी या फिर मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। यानी कि जो नैतिक विकास की थ्योरी है, सिद्धांत है, उसको कोहलबर्ग ने दिया है। ये इनकी एक प्यारी सी तस्वीर है। ये थे कोहलबर्ग, ठीक है। और इनकी थ्योरी वर्ष 1958 में दी गई थी। पेपर में शायद न पूछे, लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए कि थ्योरी कब दी गई थी, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। कोहलबर्ग इनका नाम है, लॉरेंस कोहलबर्ग पूरा नाम है। और 1927 में इनका जन्म होता है। 1987 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लगभग 59-60 साल तक इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। देखिए, इनकी थ्योरी का नाम क्या है? इनकी थ्योरी का नाम है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी या नैतिक विकास सिद्धांत। इस थ्योरी से पहले हमने जीन पियाजे की और लेव वाइगोत्स्की की दोनों थ्योरियाँ कर ली हैं। वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। काफ़ी अच्छी क्लास है वो भी, उनको भी आप जाकर देखना, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, क्या है नैतिक विकास? जो मोरल डेवलपमेंट आज हम पढ़ने वाले हैं उससे पहले थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। क्या है नैतिक विकास? बेसिक सिद्धांत है सही और गलत के बारे में, ठीक है। देखिए, कोहलबर्ग ने 16 वर्ष तक के 75 लड़कों के सामने कई सारे डायलेमा रखे। डायलेमा क्या होता है? दुविधाएं होती हैं। अगर आप ये चित्र देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि द्वंद्व होता है, आसान भाषा में कहें तो इधर जाएं या फिर इधर जाएं। जिस प्रकार यहाँ पर दो रास्ते हैं, लेफ़्ट और राइट में, इंसान किसी एक पर ही जा सकता है, इसलिए इसको डायलेमा बोला जाता है, दुविधा बोला जाता है इसको। इसी के बेस पर यह थ्योरी दी गई है कि इधर या उधर, ठीक है। नैतिक तर्क क्या होता है? जो मोरल रीजनिंग है वह क्या होती है? देखिए, निर्णय लेने के लिए जो हम नैतिक निर्णय लेते हैं, इसके लिए खुद को दिया गया तर्क ही मोरल रीजनिंग कहलाता है। यानी कि जिस बेस पर हम अपने निर्णय लेते हैं। आगे एग्जाम्पल भी काफ़ी अच्छे अच्छे आने वाले हैं। जिस प्रकार से आपका कोई एग्ज़ाम है, आपका सी टेट का एग्ज़ाम है, या फिर इससे भी बड़ा आपका जो जॉब के लिए एग्ज़ाम है, टीचिंग के लिए आप जा रहे हैं और रास्ते में किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो रखा है, तो अभी आपके पेपर में भी काफ़ी कम टाइम रहता है और इस व्यक्ति की जान भी बचानी ज़रूरी है। तो इस कंडीशन में आप क्या फ़ैसला लेंगे? आप अपने एग्ज़ाम की तरफ जाएंगे क्योंकि आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी है और आपको जॉब की भी काफ़ी नीड है ना। और आपने काफ़ी वेट भी किया है इस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन दूसरी ओर वह व्यक्ति शायद मर सकता है अगर आप वहाँ पर अकेले हैं हाल फिलहाल, अगर आप उसको लेकर नहीं गए। तो दोनों कंडीशन आपके सामने हैं। इसी को बोलते हैं डायलेमा, यानी कि द्वंद्व। तो इस टाइम पे जो हम अपने आप को तर्क देंगे वो डिपेंड करेगा हम पर। हमारी मोरल रीजनिंग वह बताएगी कि हमें अपना एग्ज़ाम देना है या फिर हमें इस इंसान को बचाना है। जो तर्क हम उस टाइम पे खुद को देंगे उसको बोलेंगे नैतिक तर्क, ठीक है। और जो ये थ्योरी है, कोहलबर्ग की थ्योरी, जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी से प्रभावित है। कॉपी नहीं है, प्रभावित है, ठीक है। इसको भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। देखिए, मोरल डायलेमा क्या होता है? मोरल डायलेमा यानी कि नैतिक दुविधा क्या होती है? इधर या उधर हम बात ही कर चुके हैं। और एक काफ़ी फेमस डायलेमा है जिसको बोलते हैं हेंज डायलेमा। आपने अगर ये चित्र कहीं पर देखा है ना, तो इसको हम अभी एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हेंज एक व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी को जानलेवा बीमारी है और वह हॉस्पिटल में है। और
जो केमिस्ट है दवाई देने के लिए जो दवाई का वास्तविक मूल्य है उससे 10 गुना या फिर 100 गुना ज़्यादा कीमत मांग लेता है। वह काफ़ी लालची है और वह काफ़ी पैसे कमाना चाहता है, लेकिन हेंज के पास कुल मिलाकर इतने पैसे नहीं थे कि वह इस दवाई की इतनी ज़्यादा कीमत दे सके। इसलिए अभी हेंज के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो इस दवाई की दुकान से चोरी कर ले या फिर अपनी पत्नी को मरने दे। अभी ऐसे ऐसे काफ़ी सारे डायलेमा बच्चों के सामने रखे जाते हैं और बच्चों के द्वारा दिया गया तर्क इम्पोर्टेंट है, ना कि बच्चों ने क्या डिसीजन लिया। अभी आप में से बहुत सारे लोग बोले कि उसको दवाई की चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि दुकानदार भी तो काफ़ी लालची है और दुकानदार के पास काफ़ी पैसा भी पड़ा होगा, यहाँ पर जान बचानी आवश्यक है ना। लेकिन कई सारे दोस्त ऐसे भी होंगे कि नहीं, जब उस व्यक्ति ने दवाई बनाई है, उसके पास दवाई है, तो वह तो उसकी कीमत मांगेगा ही, है ना। अभी ऐसी सी जाने तो हर रोज़ जाती होंगी। कई लोग बोल रहे हैं कि हाँ, उसको दवाई उसे उधार ले लेनी चाहिए, दवाई मांग लेनी चाहिए। तो आप में से सारे लोगों की अलग अलग थॉट हो सकती है। आप इस टाइम पे जो खुद को तर्क दे रहे हैं उसी को बोलते हैं मॉरल रीजनिंग, ठीक है। और कोहलबर्ग ने यहाँ पर 3 मुख्य क्वेश्चन पुट किए हैं। पहला कि उसे चोरी नहीं करनी चाहिए, यह कानून के खिलाफ है। दूसरा, चोरी कर लेनी चाहिए और बाद में वह उसे कबूल ले कि हाँ मैंने चोरी की थी। और तीसरा तर्क क्या था कि चोरी कर ले, तीसरा क्वेश्चन है कि चोरी कर ले और कबूल है भी ना, क्योंकि केमिस्ट भी तो गलत कर रहा है, जो इतना लाभ कमाने की सोच रहा है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल और 6 स्टेज बताए हैं। अभी आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि कोहलबर्ग की थ्योरी में नैतिकता के कितने चरण हैं या फिर कितने लेवल हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 3 लेवल हैं और इसके अंदर 6 स्टेजेज हैं। 3 लेवल हैं और इसके अंदर 6 स्टेजेज हैं, ठीक है। अगर आप साथ साथ में आपके पास अभी एक पेन और कॉपी है तो काफ़ी अच्छा है कि आप उससे हल्के फुल्के नोट्स आपके बना सकते हैं, ताकि आपको जो मेन कीवर्ड हैं वो आपको ध्यान रह सकें। अभी हम बात करेंगे वो 3 लेवल और 6 स्टेज कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो देखिए जो 3 हमारे लेवल हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है प्री कन्वेंशनल यानी कि पूर्व पारंपरिक, दूसरा है कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक, और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि उत्तर पारंपरिक, ठीक है। ये तीनों लेवल हो गए हैं। अभी आपको एक बेसिक सा आइडिया लग गया होगा कि इसमें पारंपरिक को लेकर ही है कि पारंपरिक से पहले और पारंपरिक के समय और पारंपरिक के बाद, है ना। तो जो पहला लेवल है यहाँ पर प्री कन्वेंशनल यानी कि पूर्व पारंपरिक, यह क्या होता है, यह रूढ़ितावादिता से पहले की आयु है, यानी कि बच्चा सामाजिक रूढ़ियों को नहीं जानता है। देखिए इसमें 2 स्टेज होने वाली हैं। जो पहली है उसका नाम है ओबीडियंस एंड पुनिशमेंट ओरिएंटेशन यानी कि आज्ञाकारिता एवं दंड। यहाँ पर अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पर एक व्यक्ति छोटे से बच्चे को दंड दे रहा है ना। उदाहरण देखेंगे, पेरेंट्स के डर से होमवर्क करना या थप्पड़ के डर से काम करना, ये आता है पहले लेवल में और पहले स्टेज में। स्टेज का नाम क्या है, ओबीडियंस एंड पुनिशमेंट ओरिएंटेशन यानी कि आज्ञाकारिता एवं दंड। इस स्टेज में बच्चा दंड के कारण ही काम करेगा कि होमवर्क कर लेता हूँ वरना पापा आकर मारेंगे या फिर मम्मी आकर डांटेगी, इस कारण से बच्चा काम करता है। उसको अभी जो समाज की रूढ़ियाँ हैं, समाज के जो रूल्स हैं उसको नहीं पता, ठीक है। स्टेज नंबर 2 ये क्या है, ये है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसके कई और नाम भी हैं, जिस प्रकार से पर्सनल रिवार्ड भी इसको बोल देते हैं, या फिर हिंदी में इसको स्वलाभ मानसिकता बोल देते हैं। इसमें क्या करेगा, यह टिट फॉर टैट की तरह है, यानी कि जैसे को तैसे की तरह है। जब स्कूल में बच्चा पेंसिल मांगता है अपने दोस्त से तो वो बोलता है कि हाँ मैं तुझे अपनी पेंसिल दूंगा लेकिन तुझे भी अपनी रबड़ मुझे देनी होगी। या फिर ऐसा बोलते हैं कि आज हम तेरा लंच बॉक्स खा लेते हैं, कल तुम मेरे लंच बॉक्स में से खाना खा लेना, है ना। तो ये होता है टिट फॉर टैट। यहाँ भी बच्चे को समाज के जो रूल्स हैं उनसे कोई मतलब नहीं है,
उसको सिर्फ अपना काम निकालना होता है, उसको खुद से मतलब होता है। ठीक है, क्वेश्चन भी ऐसे ही आएंगे कि एक कंडीशन दी जाएगी कि एक छोटा सा बच्चा अपनी पेंसिल के बदले अपने दोस्त से रबड़ चाहता है, तो यह कौन सी स्टेज में आएगा? तो यह स्टेज नंबर 2 में आएगा, जो पर्सनल रिवार्ड या फिर सब लाभ की मानसिकता की स्टेज है। ठीक है, अभी हमने इस चित्र को भी देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद लेवल 2। लेवल 2 क्या है? कन्वेंशनल, यानी कि पारंपरिकता। यहाँ पर पारंपरिकता बच्चे में आ गई है। यहाँ पर भी हमारे 2 स्टेज हैं, स्टेज नंबर 3 और स्टेज नंबर 4। तीसरी में क्या है? ये हो गया इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय नाइस गर्ल। यहाँ पर बच्चा अपनी शाबाशी लेने के लिए कार्य करेगा, यानी कि पेरेंट्स से शाबाशी मिलेगी, इस कारण से वह अच्छे नंबर लेकर आएगा। और हर बार फर्स्ट आने वाले जो बच्चे होते शाबाशी के लिए, वो इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि सराहना के लिए, अरे ये तो काफ़ी अच्छा बच्चा है, ये गलत नहीं बोलता, ये तो अभी से अभी काम कर देगा। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके बाद जो स्टेज नंबर 4 है वह है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। इसमें क्या होगा कि जो भाई रूल हैं, रूल्स आर रूल्स, कि ये गलत नहीं करना, ये रूल्स है, ये वाला बच्चा भी गलत नहीं करेगा। यानी कि स्टेज नंबर 3 वाला भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपनी इमेज की चिंता हो जाती है कि हाँ यार मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ, या फिर शाबाशी के लिए वह कार्य करेगा। और जो स्टेज नंबर 4 है उसमें वह रूल्स को ध्यान में रखते हुए गलत कार्य नहीं करेगा, कि नहीं नहीं अगर रेड लाइट है तो रेड लाइट पर रुकना ही रुकना है, इस प्रकार से। और इसके बाद की जो लेवल है, लेवल 3, इसमें क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल, यानी कि उत्तर पारंपरिक। ये पारंपरिकता के बाद की एज है, बाद की ये लेवल है, बाद की स्टेज है। इसमें भी 2 स्टेज होने वाली हैं, स्टेज 5 और स्टेज 6। इनमें काफ़ी कम लोग ही पहुंच पाते हैं। किस प्रकार से, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर केवल 1 से 2% लोग ही पहुंचते हैं। जो 5वीं स्टेज है वह है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। अभी यह स्टेज 4 से डिफरेंट है, क्योंकि स्टेज 4 में रूल्स की बात थी कि रूल्स आर रूल्स, रेड लाइट नहीं तोड़नी है, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल राइट्स की बात हो रही है। अभी हो सकता है कि यहाँ पर इंसान रेड लाइट भी तोड़ दे। क्यों तोड़ दे? क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन है कि कोई एम्बुलेंस जा रही है तो, और पेशेंट काफ़ी सीरियस है, तो इसके लिए रेड लाइट का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल राइट्स की बात हो जाती है। अभी यहाँ पर जो ये पिक्चर लगी हुई है, इस पिक्चर को आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मनोज कुमार। अभी 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में इनका बॉक्सिंग में गोल्ड आता है, तो इनको अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट करते हैं, लेकिन इनको अर्जुन अवार्ड मिलता नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो ये इनके भाई और इनके कोच हैं, तो ये इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और ये कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में इनका केस चलता है और बाद में इनको अर्जुन अवार्ड मिल जाता है। तो ये स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट्स का एक उदाहरण है कि इन्होंने अपने अधिकार के लिए, अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाई, है ना। ठीक है, इसके बाद जो आज की हमारी लास्ट स्टेज है, स्टेज 6, वह है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स, सार्वभौमिक सिद्धांत। इसमें क्या होगा? इसमें बहुत बड़े वर्ग के लिए लोग अपनी जान की भी चिंता नहीं करते, उसको जोखिम में डाल लेते हैं। जिस प्रकार से युद्ध में सैनिक होते हैं, महात्मा गांधी थे, भगत सिंह थे और नेल्सन मंडेला थे। इस प्रकार से अभी क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इन्हीं का उदाहरण देंगे कि एक सैनिक है जो युद्ध में लगातार खड़ा हुआ है, डटा हुआ है, तो वह कोहलबर्ग के कौन से स्टेज में आएगा? तो वह स्टेज नंबर 6 में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, और ये 6 स्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तीनों लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस क्लास को अच्छी तरह देख रहे हैं तो आपको कुछ बातें तो अभी याद हो गई होंगी। बाकी आप PDF डाउनलोड कर लेना। कहाँ से करेंगे आप? टेट वाला टीचर, जो अपना चैनल का नेम है, इसी नेम से हमारा
टेलीग्राम भी है, तो आप वहाँ पर जाएंगे और आप वहाँ पर आपको ये PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसको 2-3 मिनट में आप PDF पढ़ लेंगे और आप काफ़ी आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद इनकी थ्योरी की आलोचना भी होती है, क्रिटिसिज्म इनका होता है। क्यों होता है? 3 कारण है मुख्य। एक तो बोलते हैं कि यह सभी संस्कृतियों में लागू नहीं होता, क्योंकि यह सिर्फ शिकागो US में ही इसको किया गया था, कि सभी कल्चर में यह बात लागू नहीं होती है। ठीक है। और दूसरी बात क्या कही गई कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कि अभी हम सोच सकते हैं कि हाँ, अभी हम परिकल्पना कर सकते हैं कि हाँ उस कंडीशन में मैं ये डिसीजन लूँगा, लेकिन जब वास्तव में वह कंडीशन हमारे सामने होगी तो हो सकता है कि हम दूसरा रास्ता चुन लें, हम जो दूसरा पक्ष है हम उसकी ओर चले जाएं। तो यह अभी इसके बारे में पूछना और वास्तव कंडीशन में वहाँ पर कुछ और हो सकता है। और तीसरी बात थी कि इन्होंने सिर्फ बॉयज़ पर ही यह एक्सपेरिमेंट हम इसको कह सकते हैं किया था, तो गर्ल्स के मामले में यह अलग हो सकता है, क्योंकि केवल पुरुषों पर ही इसको किया गया था। और महिलाएं ज़्यादा इमोशनली होती हैं पुरुषों के मुकाबले में, और उनकी मॉरल थिंकिंग भी अलग होती है। तो ये कुछ कारण थे जिससे इनकी थ्योरी की आलोचना भी होती है। खैर, जो आज हमने पढ़ा है उससे हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे आपको आज की क्लास का एक रिवीजन भी मिल जाएगा और आपने कितना सीखा है वो भी आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेने के लिए किसे सही मानेंगे? जो हमारे स्टेज 1 थी, पूर्व पारंपरिक स्तर थी, उसके अनुसार नैतिक निर्णय लेने के लिए किसे सही मानेंगे? तो उसमें हमने पढ़ा था कि बच्चा पनिशमेंट के डर से पढ़ेगा, है ना, तो संभावित सज़ा शामिल इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के सवालों के बारे में निर्णय लेने में शामिल विचार प्रक्रिया क्या है? हमने डिस्कस किया था कि मोरल थिंकिंग को, नैतिक तर्क शक्ति को के बेस पे ही हम अपने डिसीजन लेते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक बच्चा कारण देता है कि आप मेरे लिए ये करो, मैं आपके लिए ऐसा करूँगा। कोहलबर्ग के किस नैतिक चरण में ऐसा आता है? हमने पढ़ा था लेवल 1 में, जो स्टेज 2 थी उसमें ही टिट फॉर टैट बच्चा करता है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसे ही ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेंगे। गुड बॉय नाइस गर्ल वाला ये नहीं था, सज़ा के लिए नहीं था, सज़ा वाला पहली स्टेज में था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था, और 4th ऑप्शन है जो द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन, यह हो जाएगा। हमने डिस्कस किया था कि इसके नेम अलग अलग हो सकते हैं, तो आपको बाकी ऑप्शन भी हटाकर देख लेना है। ठीक है। इसी को म्यूचुअल एक्सचेंज भी बोल देते हैं। ठीक है। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी हम बात कर लेते हैं। यह हमारी कल की क्लास से है, अगर आपने कल की क्लास देखी है तो आप इसको आसानी से बता पाएंगे। चलिए, तथ्य यह है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान और कौशल की, यहाँ पर ज्ञान है, कौशल की आवश्यकता होती है। किसके अनुसार? तो यह लेव वाइगोत्स्की के अनुसार है, जो हमारी कल की क्लास थी उसमें हमने इसको कई बार रिपीट भी किया था। और जो परसों वाली हमारी जीन प्याजे की क्लास थी उससे भी हमने कई क्वेश्चन उसी क्लास में कर लिए थे। तो ऐसी ही CDP की दूसरी क्लासेस के लिए भी बिल्कुल फ्री में आप हमारे चैनल से क्लास देख सकते हैं, PDF ले सकते हैं टेलीग्राम से बिल्कुल फ्री में। मैं हूं संदीप अल्फाज। आपको आज की क्लास कैसी लगी? जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि क्लास आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो अगर आप पहली बार ही क्लास देख रहे हैं तो हो सकता है कि चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हों, और अगर आप कहीं और भी क्लास देख के आ चुके हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आपको क्लास देखकर काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। PDF इसकी एक बार ज़रूर चेक कर लेना, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये थी कोहलबर्ग की थ्योरी, जो आपकी CDP के लिए और CTET में काफ़ी काम आने वाली है। चलिए, आज आपने क्या सीखा, क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी, कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।